नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू रानी आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सीटेट 2018 का प्राइमरी का पेपर फर्स्ट। ठीक है, और उस पेपर फर्स्ट में जो है जिन्होंने हिंदी भाषा फर्स्ट को चुना है ना, हिंदी भाषा फर्स्ट को चुनने वाले के लिए ये मैंने जो है पेपर सॉल्व किया है। तो आज हम हल करने जा रहे हैं सीटेट 2018 का हिंदी पार्ट वाला पोर्शन ए, है ना, ए पार्ट, जो कि जिन्होंने भाषा हिंदी को चुना था, जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी हिंदी भाषा रही। ठीक है, इसमें लिखा है ये जो सीटेट का पेपर आता है 4 भागों में डिवाइड होता है ना, जिसमें पहले भाग में जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट होता है यानी बाल विकास, और दूसरे में सामाजिक अध्ययन या जो साइंस के अध्ययन है वो होता है। तीसरे में तीसरा पार्ट भी आपका मैथ्स से रिलेटेड होता है ना, यानी गणित शिक्षण होता है। चौथा पार्ट आपका लैंग्वेज से संबंधित हो यानी भाषाओं से संबंधित हो यानी भाषा शिक्षण का होता है। तो 4 पार्टों में पूरा पेपर डिवाइड होता है। तो जो चौथा पार्ट होता है यानी चौथा भाग जो है भाषाओं से संबंधित होता है, और उसमें दो भाषाएं चुनी होती हैं। जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं यानी जिनका हिंदी माध्यम होता है, वो पेपर फर्स्ट के रूप में हिंदी को चुनते हैं, और उनकी इंग्लिश भी होती है। और जो लोग इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं यानी अंग्रेज़ी शिक्षा से जिनका माध्यम रहा है, उनकी भाषा अंग्रेजी प्रथम और हिंदी बी ऑप्शन होता है। तो मेरा जो पेपर है आज आप सबके सामने वो है पेपर फर्स्ट हिंदी भाषी लोगों के लिए जो अपनी भाषा हिंदी प्रथम को चुनते हैं। तो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि 91 से 120 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो उनके लिए हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को फर्स्ट प्रायोरिटी यानी फर्स्ट चॉइस में चुना है। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर, उनको हल करते हैं। तो आज हमारा ये सॉल्व पेपर स्टार्ट होता है। तो पहला प्रश्न, उसका पहला निर्देश आप देख लीजिए कि नीचे दिए गए प्रश्नों, जो कि प्रश्न संख्या 91 से 105 के क्या करना है, सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। यानी जो 91 से 105 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से जो सबसे सही विकल्प आपको लगता है उसको आपको चुनना है। तो प्रश्न संख्या 91 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, यानी सुनकर जो अर्थ ग्रहण किया है वो हम कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। सुनना क्या है, किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना, और जब कोई चीज़ ज्ञान प्राप्त की जाती है तो उसको हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं ना, उसको हम किसी के सामने अभिव्यक्त करना चाहते हैं, या तो बोलकर या लिखकर। तो इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है। पहला ऑप्शन ए, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर देंगे, सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखेंगे, सुनी हुई कहानी को शब्द से लिखेंगे, या कविता सुनना या शब्दांश लिखना। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है आप सबके सामने ऑप्शन नंबर 2, यानी सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 94 ही को लेते हैं, क्योंकि हम अब नीचे जाएंगे फिर इसी पेज को ऊपर आएंगे। तो 91 किया हमने, अब यहीं से हम लेते हैं प्रश्न नंबर 94। ठीक है, आपका प्रश्न क्या कहता है 94, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर
ये जो पेपर है आपको पता है ना, प्राथमिक स्तर का है, प्राइमरी लेवल का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण क्या है? यानी आपके विचार में जो प्राइमरी लेवल का जो उत्कृष्ट लेखन का जो कार्य दिया जाता है उसका उत्कृष्ट उदाहरण क्या होगा आपकी नज़र में, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, किसी आँखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। सही आंसर क्या होगा इसका? किसी आँखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 और 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है? सार्थक पढ़ते समय, यानी कि अर्थ के साथ, सार्थक का मतलब क्या है? अर्थ के साथ, यानी सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। क्या दर्शाता है यह भाषाई व्यवहार? ऑप्शन नंबर 1, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। ध्यान से सुनिएगा, आपकी स्क्रीन पे भी लिखा है, ध्यान से उसको पढ़िएगा और समझ आंसर दीजिएगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि मेरे आंसर देने से पहले आप लोगों के कितने आंसर सही जा रहे हैं, ठीक है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा संदर्भ या कौन सा कथन सही है? पहला आंसर क्या है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है कि भाषा अर्जित की जाती है ना, लेकिन ये क्या कह रहा है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। तो क्या ये बात सही है जो ये कह रहा है? दूसरा ऑप्शन, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन 3, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही ये मैंने कितनी बार इसके बारे में मैंने आप लोगों से बातचीत की थी क्लास लेते समय। ये मुझे पता है आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे अब तक। इसका सीधे सीधे लग जाएगा चौथा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93 और 96। प्रश्न 93 को लेते हैं। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, यानी जब हम हिंदी भाषा का आकलन कर रहे होते हैं तो उसमें किस चीज़ का लक्ष्य नहीं होता, यानी किस चीज़ को हमें नहीं प्रायोरिटी देनी चाहिए, यानी उद्देश्य हमारा ये नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। ऑप्शन 2, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। ऑप्शन 3, बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान कराना, यानी बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। या नंबर 4, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर 93 का? तो इसमें तो बहुत ही सिंपल है आंसर इसका, सीधा सीधा हो जाएगा आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 हो जाएगा कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि सभी चीज़ें हमें देखनी होंगी। 96 है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। किस चीज़ में कठिनाई होती है? ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत बार आ चुका है। डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ, समझ गए होंगे। ग्राफ मतलब ग्राफ
समझ जाइए, लिखने पढ़ने से होता है, लिखना, बनाना, चित्र बनाना या ग्राफ खींचना। तो सीधा सीधा क्या है इसका, डिस्ग्राफिया। मतलब डिस्ग्राफिया से जो बच्चे प्रभावित होते हैं उनको कौन सी समस्या होती है, वो कौन सी कठिनाई से प्रभावित होते हैं, वो लिखने की समस्या से प्रभावित होते हैं। तो डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से लिखने में कठिनाई होती है। आंसर होगा इसका 3। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 97 और 100। ध्यान से पढ़िएगा चीज़ों को। आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की, यानी जो प्राइमरी लेवल की जो हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक होती हैं, आप उसमें किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? यानी कि जो प्राइमरी लेवल पे जो टेक्स्ट बुक बनती हैं उनमें जो मुद्दे होने चाहिए वो मुख्यतः किताबें किस बेसिस पे बननी चाहिए? पहला ऑप्शन है दे रहा है ये नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। दूसरा ऑप्शन दे रहा है बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। तीसरा ऑप्शन हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। या नंबर 4 बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। तो क्या होगा इसका आंसर, आप जल्दी से बता दीजिए। 97 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। ठीक है। अब क्योंकि उसमें क्या होगा कि विविध भाषा को विविध रूप कौन कौन से दिए जा सकते हैं कि उसमें कविताएं दी जा सकती हैं, कहानियां दी जा सकती हैं, है ना, राइम्स जो होती हैं। तो ये क्या है, भाषा के विविध रूप ही तो है। व्याकरण की कोई एक्सरसाइज दी जा सकती है। तो इस तरह की जो है पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। अगला प्रश्न है 100वां यानी 100वां प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? यानी जो प्राइमरी लेवल पर जो हिंदी भाषा को सिखाया जाना चाहिए उसके लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? पहला ऑप्शन है आपके सामने, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए, कक्षा में लिखित आकलन होना चाहिए, या भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना चाहिए। सबसे ज़रूरी क्या है? देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर 4 भी लगा सकते हैं, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। लेकिन जो सही इसका अर्थ जा रहा है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ठीक है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 98 यानी 98, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। बहुभाषिक कक्षा में मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब प्राइमरी लेवल पर जो कक्षाएं लगती हैं और यदि उसमें कोई दूसरे अब बहुत तरह के जो भाषाई क्षेत्रों के बच्चे आते हैं तो उस कक्षा को कैसा रूप में लेना चाहिए, है ना। मैंने पढ़ाया है ना ये आपको कि बहुभाषिक कक्षा में, जब आपकी कक्षा में यानी प्राइमरी लेवल पे यानी कि कोई बच्चा बिहार का है, कोई बच्चा यूपी का है, कोई बच्चा राजस्थान का है, तो उन सारे बच्चों क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न बोलियों से वो संबंधित बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों की जो कक्षाएं होती हैं तो उनको किस रूप में लेना चाहिए? तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। शिक्षक के लिए ये बेहद जटिल चुनौती होती है, ये आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, या संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से आपको बताया था कि ये जो है किसका काम करती है, हम इसको एक रिसोर्स के रूप में ले सकते हैं ना, कि हम रिसोर्स के रूप में इसको अपना सकते हैं। तो ये इसका सीधा सीधा आंसर जाएगा आंसर नंबर 4, संसाधन के रूप में ये कार्य कर सकती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 101। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, यानी कि वो अपने घर की लैंग्वेज यानी दादी नानी की जो लैंग्वेज होती है यानी लोकल बोली को जो है लेकर अपने साथ आते हैं। तो बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि यानी कि इसमें यह निहित है, हमें इसका अर्थ इस तरीके से लेना चाहिए। पहला ऑप्शन है
कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। नंबर 3 है बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए या बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। आपके हिसाब से क्या आंसर इसमें सही होना चाहिए? ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बहुत डीपली मैंने आपको ये बता दिया था कि जब हम बहुभाषिक कक्षा में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक रिसोर्स के रूप में हम उसको काम में लेते हैं। तो जाहिर सी बात है हर बच्चे की कहानी, हर बच्चे की घर की कहानी, उनकी दादी नानियों की कहानी अलग अलग होती है, उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते होंगे और वो हर बच्चा अपनी कहानी कहना चाहता है। तो जाहिर सी बात है तो सीधा सीधा इसका जब वो कहना चाहता है यानी कि वो अपने अनुभव व्यक्त करना चाहता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर नंबर 2, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। यानी वो एक सिंपल अंतर जानना चाहता है कि जो हम भाषा सीखते हैं और जो भाषा हम अर्जित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अर्जन करना यानी कि हम अर्जन मतलब अनुकरण करके जो भाषा सीखते हैं, है ना। तो और बात तो वही है, लेकिन अर्जित का मतलब ये है कि वहाँ हम अनुकरण से सीख जाते हैं, यानी दादी नानी की भाषा हम जो है अर्जित करते हैं। लेकिन एक एनवायरनमेंट में आकर यानी कि एक परिवेश में आकर, एक माहौल में आकर, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ माहौल चेंज होने लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है वहाँ जाकर हम भाषा सीखने लगते हैं। तो ये अंतर है। एक वो भाषा है जो हम घर से सीखते हैं, उसे हम कहते हैं भाषा का अर्जन करना, और एक विशेष रूप से हम भाषा को सीखते हैं यानी माध्यम को अपनाते हैं। तो ये एक बेसिक अंतर है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में क्या अंतर है। तो इसका आप बता दीजिए आंसर सीधे सीधे क्या है? उपलब्ध परिवेश, यानी वहाँ पर हम जो सीखते हैं भाषा उसके लिए क्या होना चाहिए? एक उपलब्ध परिवेश होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा का उपलब्ध परिवेश होना, है ना। अगला प्रश्न है भाषा यानी भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला है सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री, तीसरा है बाल साहित्य, चौथा है संज्ञानात्मक विकास। देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य और संज्ञानात्मक क्रिया ये तो तब होती है जब हम एक माहौल में आ जाते हैं, यानी कि एक मतलब हमें सिखाया जाता है। लेकिन बच्चा तब स्टार्टिंग करता है सबसे पहले वो क्या, जब बच्चा जब घर से जाता होता है तो हमने आपको पढ़ाया था चाइल्ड डेवलपमेंट में कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब वो बोलना नहीं सीख पाता या चीज़ों को समझने लगता है तो वो चीज़ों को बहुत निजी तौर पर लेता है ना, कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, है ना। और जब वो उस दायरे से निकलने लगता है यानी कि चीज़ों को शेयर करने लगता है, यानी खिलौने शेयर करने लगता है ना। तो जब तब तक वो अंतःक्रिया सबसे पहले उसकी क्या होती है? सामाजिक अंतःक्रिया स्टार्ट होती है ना। भाषा का अर्जन वो बाद में करता है, पहले वो क्या करता है लोगों के बीच जाकर सामाजिक अंतर संबंध बनाना सीखता है ना। वो पहचान बनाता है कि ये मेरी दादी, ये मेरे दादा है ना। और जब तक वो पहचान बनाता है चीज़ों को लेकर अपना रिजर्व रहता है, और धीरे धीरे जब वो अपने रिजर्वेशन से थोड़ा बाहर जाता है, चीज़ों को देना स्वीकार करने लगता है ना। चीज़ों को दूसरे बच्चे के साथ खेलना, शेयर करना सीखता है, तो वहाँ से उसका शुरू हो जाती है उसकी सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका जाहिर सी बात है इसका फर्स्ट आंसर ही होना चाहिए, होना ही क्या चाहिए, वही है इसका फर्स्ट आंसर 102। भाषा सीखने और सिखाने में आप सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103। प्रश्न संख्या 103 कहता है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए उनका प्रयास? जो भी हिंदी भाषा शिक्षक हैं, जो भी हिंदी के टीचर हैं, उनका सबसे पहला प्रयास क्या होना चाहिए कि बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। नंबर 2,
बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। नंबर 3, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने का भरपूर अवसर प्रदान करें। या नंबर 4, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दे। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को, ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? यानी आप किसी क्लास 5th के बच्चे की कॉपी का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, यानी इसका आकलन कर रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? तो सवाल बनाते समय आप ये देखेंगे कि किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं, कि उसने क्या सवाल किया। तो पहला ऑप्शन ये होगा, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। ऑप्शन 2, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। नंबर 3, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। नंबर 4, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना कर कर केशव के शब्दों में लिखो। यानी आप इसमें ये देखेंगे कि कक्षा 5 का जो बच्चा है ना, जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें उसका मेंटल लेवल देखना होगा। यानी कि हम जब प्रश्न बनाते हैं तो हमें उसके मेंटल लेवल के हिसाब से प्रश्न बनाने होंगे। तो हम कैसे सोच सकते हैं, यदि इला तुम्हारे स्कूल आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, यानी हम क्या उसे इस तरह के प्रश्न दे सकते हैं। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, क्या हम इस प्रकार के प्रश्न दे सकते हैं। या इस प्रकार के प्रश्न देख सकते हैं कि मान लो हमने कोई कहानी पढ़ाई छोटी सी, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, है ना। और चौथा प्रश्न है, केशव अब सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखिए। ठीक है, तीनों जो प्रश्न हैं, ये 1, 2 और 4, ये जो 1, 2, 3, 4 ये प्रश्न तर्क करने वाले हैं। और तर्क का जो होता है, यानी जो लॉजिक वाले, अब जैसे ये कल्पना करने वाली बात है, तो छोटा बच्चा तो बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करता है, लेकिन जब आप उसको करने के लिए देंगे तो वो उस तरीके से कल्पनाएं नहीं करता, है ना। तो इस तरीके के प्रश्न हमें उस स्तर पर नहीं देने हैं, यानी कक्षा 5 के बच्चों को उस स्तर पर ऐसे प्रश्न नहीं देने हैं। हमें बस ये देना है, ईदगाह कहानी में, यानी हम उसको कहानी पढ़ाएंगे और उसकी लर्निंग पावर हम देखेंगे कि हमने जो कहानी उसे पढ़ाई है ना, क्या उसने कहानी को पूरा तरह सुना है या नहीं, यानी कि उसके श्रवण कौशल को हम देखेंगे। बच्चे की श्रवण कौशल क्षमता को हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ईदगाह कहानी में हामिद ने, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने कहा था, हम बच्चे जब जो प्राइमरी लेवल पर जो सबसे पहला आकलन का उद्देश्य होता है वो होता है श्रवण कौशल को विकसित करना। श्रवण कौशल के विकसित के साथ साथ उसके बाद बोलने का यानी अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करना। 2 कौशल मुख्य होते हैं प्राइमरी लेवल पर, एक है सुनना और दूसरा है बोलना, है ना। पहला हमने बताया था ना कि प्राइमरी लेवल पर कौन से प्रमुख उद्देश्य होते हैं, श्रवण कौशल और अभिव्यक्ति कौशल। और उच्च प्राइमरी यानी कि उच्च प्राथमिक यानी जो होता है उच्च प्राथमिक पर, उसमें होता है आपका लिखना और पढ़ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है, यानी कि भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है, बताइए। भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संप्रेषण।
क्या है? ऑप्शन नंबर 2 संप्रेषण। चलिए अगले प्रश्न की ओर, हाँ, तो अगले प्रश्न पर जाने से पहले हमें क्या करना होगा, एक कविता है, यानी नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 106 से 11 के सही और उपयुक्त उत्तर के विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो पहले पोयम पढ़ लेते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो यानी इसमें जो कवि है वो एक क्या है, निरंतर चलते रहने की बात कर रहा है, साथ ही ये कह रहा है कि जिस मंजिल पर आप जा रहे हैं, जो भी आपका उद्देश्य है या जो भी आपका लक्ष्य है, पहले उस उद्देश्य की जांच पड़ताल कर लें। यानी कि जो भी आप मंजिल पर जा रहे हैं, जिस भी मंजिल पर जा रहे हैं या जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, पहले आप उस रास्ते पर चलने से पहले पूरी तहकीकात कर लें कि क्या हो सकता है। देखिए, निश्चित तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपनी सुरक्षा के लिए क्या होना है, अपनी पहचान कर लेनी चाहिए। है अनिश्चित किस जगह पर, मतलब ये जो है, इसका अर्थ जो है क्या है कि इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है कि हम कोई रास्ता चल रहे हैं तो हम कह नहीं सकते कि वो हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता हमारे लिए निश्चित है और हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये निश्चित नहीं है। न जाने कितने समुद्र आएंगे, सरित गिरी, न जाने कितने पहाड़ मिलेंगे, न जाने कितने ऊंचे ऊंचे, मतलब कहने का मतलब ये कि जो भी हम रास्ता पकड़ रहे हैं उसमें उस रास्ते पर अनगिनत कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारे कांटे बिछे होंगे। तो इस तरीके से न जाने कितने सागर होंगे, न जाने कितने पहाड़ होंगे मिलेंगे रास्ते में। है अनिश्चित किस जगह, और हो सकता है कितने सुंदर वन भी मिल सकते हैं। कहाँ यात्रा ख़त्म होगी यह भी निश्चित नहीं है। सुमन मतलब फूल होते हैं, है कब फूल मिल जाए कब कांटे मिल जाए किसी को कुछ नहीं पता। कौन सहसा छू जाएंगे, कौन हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें छू जाएंगे, या कौन होगा ऐसा जो हमें लूट के ले भी जा सकते हैं। तो सब कुछ पता करके आप जो है राही अपनी पहचान कर ले। तो ये जो है कह रहा है, प्रश्न संख्या 106 है, वो कह रही है कि कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा सफ़र जो अनिश्चित है, अनिश्चितता की ओर है, जो पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, तो वो उसी के लिए सचेत कर रहा है कवि कि चलने से पहले पता तो कर लो कि क्या होने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनिश्चितता की ओर। अगला प्रश्न है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। सुमन यानी फूल, कंटक यानी कांटे। तो जाहिर सी बात है, फूलों से सुख मिलता है और कांटों से दुख। तो 107 का ऑप्शन नंबर 2, सुख और दुख के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। तो 108 का होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी हर स्थिति में आगे बढ़ने रहने की, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, इस जीवन यात्रा में पहला, सब कुछ निश्चित है क्या, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है, या कुछ भी निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, कुछ भी निश्चित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 110, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है ना। इसमें कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है।
तो देखिए कुछ लोग होंगे जो कहाँ जाएंगे, जयमाला पर जाएंगे, लेकिन इसका आंसर जयमाला ना होकर इसका आंसर क्या होगा, प्रवाह। देखिए नद भी नदी, तटनी मतलब किनारा, लेकिन प्रवाह क्या है, प्रवाह होती है एक फ्लो, है ना, क्या होता है, एक फ्लो। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है, अनिश्चित में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। तो प्रत्यय जब अनिश्चित में लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए ता लगा के देखिए, अनिश्चितता, है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 अनिश्चितता। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार है आपके सामने, देखिए ये एक पैराग्राफ है, यानी कि ये जो है गद्य में है। पहले हमने पद्य का पैराग्राफ पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे गद्य का पैराग्राफ। तो आप लोग खुद ही पढ़िएगा इसको, आप लोग एक बार पढ़िएगा। मैं सिर्फ अब एक काम करती हूँ, आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से। राष्ट्रीय पर्वों सांस्कृतिक समारोह के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं होता। माता को लगता है कि ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, यानी डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो उससे भटक सकते हैं, ऐसा वो सोचते होंगे। जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं, उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसे माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतह संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधियों का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है इस सब के लिए समय कहाँ, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षाधिकारी चाहते हैं कि शिक्षा पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करे। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी, वे जगह लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए, याद करने को प्रेरित करते थे, सहजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वे जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों, खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाया करती थी और सालों साल उनकी टोलियां के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ भी कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। तो चलिए प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, पैराग्राफ है ना। गीत कविताएं ये जो होते हैं उनसे संबंधित है कि उन घर के परिवार के लोग, माता पिता और स्कूल जो है कैसे उसको उनकी उपेक्षा करते चले जा रहे हैं। चलिए प्रश्न है आपके सामने, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे, पहला ऑप्शन, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते पढ़ते रहेंगे। तो इसका आंसर आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। इसका आंसर है पहला, माता पिता द्वारा तय किए गए लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 13, गीत कविता, प्रश्न नंबर 113, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है, क्या लगता है आप लोग आराम से बता सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, उनको ऐसा ही लगता है। चलिए इसका ऑप्शन होगा नंबर 4, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब प्रश्न 114, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, यह कथन जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर
3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है 115। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? तो इसका जाहिर सी बात है एक बाधक के रूप में देखती है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ऑब्वियसली चौथा होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 116। अनुच्छेद के आधार पर, यानी जो हमने अनुच्छेद पढ़ा, जो पैराग्राफ पढ़ा है, उसके आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं, स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। तो इसका ऑप्शन सीधे सीधे पहला है, इनसे बच्चे अपनी राह पर भटक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 यानी प्रश्न नंबर 17, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 17 पहले माता पिता, है ना। बच्चों के लिए माता पिता ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं। 118वां प्रश्न है, कविताएं सुनी सुनाई जाएं ऐसी क्रिया क्या करती हैं? प्रेरणार्थक होती हैं। कैसी होती हैं? नहीं सॉरी, एक प्रश्न है आपके सामने, कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया क्या है? अच्छा ये प्रश्न है, इसमें क्रिया क्या, कौन सी क्रिया है? सकर्मक है, प्रेरणात्मक है, द्विकर्मक है, अकर्मक है? तो देखिए पहली बात तो ये कि ये जो है ऑप्शन नंबर ए है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि सुनी सुनाई, सुनना और सुना ये क्रिया है, और इसमें क्या सुनने सुनाने की बात हो रही है? कविता। तो सीधी सीधी, और इसमें ऑब्जेक्टिव साथ है तो कर्म साथ लगा हुआ है, तो पहला ऑप्शन है सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक में प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय होगा? सांस्कृतिक में प्रत्यय है कृतिक, इक, क और तिक। तो इसका जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 2 इक प्रत्यय होगा, है ना। अगला प्रश्न, सॉरी दूसरा प्रश्न इक प्रत्यय होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मंजूर का समानार्थी शब्द है। जाहिर सी बात है मंजूर मतलब किसी चीज़ की, किसी बात को मंजूर कर लेना। तो क्या हो गया इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 स्वीकार कर लेना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 स्वीकार कर लेना, यानी इस प्रकार आज आपका ये जो है, मैंने प्राइमरी लेवल का सीटेट का पेपर फर्स्ट जो है हिंदी वाला पोर्शन, जो जिनकी भाषा हिंदी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी, जो पहली फर्स्ट भाषा हिंदी को चुनते हैं, वो आज का मैंने पेपर सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी के लिए बहुत प्रेरणार्थक है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न थे कि क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, 5 जनवरी को वैसे होने वाला है, अभी निश्चित नहीं है कि कब होगा, लेकिन एक छोटा सा प्रयास है। आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए, अध्ययन करते रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आपका जो है पेपर अच्छा जाए। जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, यूपी टेट, DSSB, KVS, PGT, उन सब के लिए आपके लिए बहुत बहुत गुड लक। आपको बहुत बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में भी बताएं, और ये भी बताएं कि आप मेरे उत्तर देने से पहले आप लोगों के कितने उत्तर सही जा रहे थे, वो भी ज़रूर बताएं। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। अगली जो मेरी वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, धन्यवाद, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।